अगर मेरी शादी इस गुलाम भारत में हुई तो मेरी दुल्हन कोई और नहीं, मेरी मौत होगी। ये शब्द थे एक ऐसे इंसान के जिसने उस दौर के ब्रिटिश साम्राज्य को सिर्फ 23 साल की छोटी सी उम्र में अपने ही बनाए हुए तमाम कानूनों को रातों रात तोड़ने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार, मैं हूं मनीष सेवलिया। आप देखना शुरू कर चुके हैं तर्क विशेष। आज हम जानेंगे क्यों और कैसे भगत सिंह ने हंसते हंसते अपने देश की आजादी के लिए फांसी को अपना लिया। इस कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव से, जहां 27 सितंबर 1907 के दिन भगत सिंह का जन्म होता है। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों ही अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों के खिलाफ लड़ने के जुर्म में जेल में बंद थे। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में भगत सिंह अपनी एक अलग ही दुनिया बुन रहे थे। एक बार उनके पिताजी खेत में आम की गुठलियों को बो रहे थे, तो उन्होंने अपने पिताजी को पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो पिताजी ने बोला कि मैं बीज बो रहा हूँ जिससे बहुत सारे आम आएंगे। उस दिन आप अंदाजा लगा सकते हो कि भगत सिंह ने क्या सोचा होगा। नन्हे बालक ने अपने नन्हे हाथों से खेत में गड्ढा खोदकर बंदूक बो दी। तो उसके पिताजी ने बोला कि ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं बंदूक बो रहा हूँ, जिससे खूब सारी बंदूकें पैदा होगी और उनसे हम इन अंग्रेजों को अपने देश से बाहर भगा देंगे। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। वैसाखी का पावन दिन। जगह थी अमृतसर का जलियांवाला बाग, जब जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे और बेगुनाह भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। तो उस मिट्टी ने सैकड़ों निर्दोषों का खून पिया। उस टाइम भगत सिंह की उम्र महज 13 साल थी। जैसे ही उन्हें इस नरसंहार की खबर मिली, वो बेचैन हो उठे। उसके अगले दिन वो लाहौर से वहां पहुंचकर उन्होंने जो मंजर देखा, उस दृश्य ने उनकी आत्मा को हमेशा के लिए झकझोर दिया। शुरुआती दिनों में लाखों युवाओं की तरह उन्हें भी महात्मा गांधी के शांति और अहिंसा के मार्ग पर पूरा भरोसा था। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, तो भगत सिंह ने भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी स्कूल छोड़ दी और अंग्रेजी हुकूमत द्वारा छापी गई किताबों की होली जलाई। देश के हर आदमी को लगने लगा कि अब आज़ादी का सूरज निकलने ही वाला है। लेकिन तभी चोरा चोरी की वह हिंसक घटना घट गई, जिसमें पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गोलियां चलाई, जिससे भीड़ गुस्सा हो गई और आक्रोशित होकर उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया और उन्हें खदेड़ते हुए थाने में आग लगा दी। पर उसके तुरंत बाद गांधी जी ने अचानक पूरे आंदोलन को वापस लेने का ऐलान कर दिया। पूरा देश सन्न रह गया। वो युवा लड़का भी गहरी निराशा में डूब गया। उसे ये बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ आ गई थी कि ये गूंगी बहरी सरकार शांतिपूर्ण धरनों और हाथ जोड़ने से यह क्रूर अंग्रेजी हुकूमत भारत छोड़कर नहीं जाने वाली है। इस सोई हुई और बहरी हुकूमत को जगाने के लिए एक बड़े धमाके की जरूरत है। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्रांति सिर्फ बंदूकों से आती है? तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो भगत सिंह आपको गलत साबित कर देंगे। यहाँ भगत सिंह का एक अलग ही रूप सामने आता है। वो सिर्फ जज्बाती युवा नहीं थे जो गुस्से में गोलियां चला दे। वो बेहद चतुर और दूरदृष्टि रणनीतिकार थे। तभी 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का आगमन हुआ। पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे। लाहौर में ऐसे ही एक प्रदर्शन कर रहे लाला लाजपत राय पर ब्रिटिश क्रूर अधिकारी जेम्स स्कॉट ने लाठी चार्ज कर दिया और वो बुरी तरह से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उन्होंने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। लाला जी की मौत की घटना कोई आम घटना नहीं थी। वो पूरे भारतवर्ष के लिए एक सीधा बड़ा अपमान था। भगत सिंह और उनके साथियों ने एक बहुत बारीकी से एक प्लान तैयार किया। वो पुलिस थाने के बाहर घात लगा के बैठ गए। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हो गई, एक ऐसी गलती जिसने आगे की पूरी कहानी का रुख ही पलट दिया। उस दिन पुलिस स्टेशन से जेम्स स्कॉट की जगह जॉन पीस सॉन्डर्स बाहर आए। उनके साथी जय गोपाल से पहचानने में गलती हुई और उन्होंने इशारा कर दिया। जैसे ही इशारा मिला, राजगुरु ने अपनी पिस्तौल से गोली चला दी और उसके तुरंत बाद भगत सिंह ने आगे बढ़कर गोलियां चलाई और सॉन्डर्स वहीं मारा गया। लेकिन असली कहानी तो इस हत्याकांड के बाद शुरू होती है। अगर आप उस समय भगत सिंह की जगह होते तो क्या करते? कोई तहखाना ढूंढते या छुपकर माहौल शांत होने का इंतजार करते?
लेकिन भगत सिंह ने जो किया वो उनके असीम समर्पण और गजब के दिमाग का सबूत है। एक सिख होने के नाते उनके बाल और दाढ़ी उनके धर्म की पहचान का सबसे अहम हिस्सा थे, लेकिन देश की आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए और खुद को आजाद रखने के लिए उन्होंने अपने बाल और दाढ़ी कटवा दिए। पूरे 1 साल तक दुनिया की सबसे खुफिया एजेंसी एक 22-23 साल के नौजवान को ढूंढती रही और नाकामयाब रही। आपको क्या लगता है कि अंत में भगत सिंह खुद पकड़े गए होंगे? क्या किसी करीबी ने गद्दारी की या किसी मुठभेड़ में पुलिस ने पकड़ लिया? जी नहीं, उन्होंने अपनी मर्जी से अपने खुद के बनाए प्लान के तहत खुद को गिरफ्तार करवाया था। साल था 1929। दिल्ली की सेंट्रल असेंबली, जो आज का संसद भवन है, उसमें ब्रिटिश सरकार 2 काले कानून पास करने जा रही थी। इन दोनों काले कानूनों का सीधा सा मकसद था भारतीयों के बचे कुचे अधिकारों को कुचलना और हड़ताल करने वाले मजदूरों की आवाज को दबाना। भारतीय नेताओं के कड़े विरोध के बावजूद अंग्रेजी हुकूमत अपने अहंकार में इन्हें जबरन थोपना चाह रही थी। भगत सिंह ने तय किया कि अब बहुत हो चुका, इस बहरी सरकार के कानों के पर्दे फाड़ने होंगे। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त दिल्ली असेंबली की विजिटर्स गैलरी में जाके बैठ गए। दिल्ली असेंबली की विजिटर्स गैलरी में जाके बैठ गए। उनके पास खतरनाक बम, लेकिन ये बम किसी की जान लेने के लिए नहीं बनाए गए थे। जैसे ही बिल पेश किया गया, भगत सिंह ने नीचे की तरफ खाली जगह में बम फेंक दिया और चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। और जो अंग्रेज कुछ देर पहले अपने घमंड में चूर थे, वो अपनी जान बचाने के लिए टेबल्स के नीचे छुप गए थे। अब यहाँ 1 सेकंड के लिए रुके। बम फटने के बाद वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त चाहते तो वो वहां से भाग सकते थे, लेकिन वो वहीं खड़े रहे। उन्होंने भागने के बजाय अपने पर्चे हवा में उछाल दिए और उन पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए एक बड़े धमाके की जरूरत होती है। वो चाहते थे कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। उनका दिमाग एक अलग लेवल पर चल रहा था। उन्हें पता था कि अगर वो बाहर रहकर लड़ते रहे तो ब्रिटिश सरकार उन्हें आम अपराधी या आतंकवादी बताकर मार देगी, लेकिन वह जेल में जाएंगे तो उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। उस अदालत को एक ऐसा मंच बनाएंगे जहां से उनकी आवाज के जरिए पूरे भारत में हर घर, हर युवा, हर किसान तक उनकी आवाज पहुंचेगी। और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। गिरफ्तारी के बाद अंग्रेजों ने उन पर असेंबली बम, लाहौर षड्यंत्र केस में सैंडर्स की हत्या का मुकदमा ठोक दिया। अंग्रेजों को लगा कि एक युवा को जेल में डालकर कुचल देंगे, लेकिन भगत सिंह ने जेल से ही ऐसी जंग छेड़ दी कि अंग्रेजों की पूरी व्यवस्था को घुटनों पर ला दिया। वो जेल की काल कोठरी में रहकर भी वो आजाद थे और उन 2 सालों में जेल के दौरान उन्होंने दुनिया की लगभग 300 किताबें पढ़ डाली। वो कार्ल मार्क्स, लेनिन और दुनिया के हर महान दार्शनिक को पढ़ रहे थे। वो अपने विचारों को इतना धारदार बना रहे थे कि जेल की सीलन भरी दीवारों के बाहर उनके लेख अखबारों में छपते तो पूरे देश के युवाओं के सीने में एक आग लगा देते थे। लेकिन गोरी हुकूमत तो बदला लेने पर उतारू ही। आखिरकार 7 अक्टूबर 1930 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया और इस केस को ज्यादा मजबूत बनाया भगत सिंह के ही संगठन के सदस्यों के द्वारा दी गई गवाही ने। इनमें हंसराज बोहरा, जयगोपाल और फणींद्र नाथ घोष प्रमुख थे, जो सरकारी गवाह बन गए और उनकी गवाही के आधार पर ही ब्रिटिश अदालत ने सैंडर्स हत्याकांड के जुर्म में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मौत की सजा सुनाई। फांसी देने की तारीख रखी गई 24 मार्च 1931। जैसे ही ये खबर जेल की दीवारों से बाहर आई, पूरे भारतवर्ष में हाहाकार मच गया। देश के कोने कोने में लोग सड़कों पर उतर आए। हर कोई अपने 23 साल के नायक को फांसी के फंदे से बचाना चाहता था। प्रदर्शन इतने उग्र और विशाल होने लगे कि ब्रिटिश सरकार अंदर तक कांप गई। जगह जगह दंगे भड़कने तक की नौबत आ गई। ब्रिटिश हुकूमत को ये खौफ सताने लग गया कि अगर 24 मार्च सुबह तक का इंतजार किया तो शायद लाखों की भीड़ लाहौर जेल के दरवाजे तोड़ देगी और इन तीनों को आजाद करा देगी। और इसी डर के मारे अंग्रेजों ने इतिहास का सबसे कायरतापूर्ण कदम उठाया। उन्होंने अपने ही बनाए हुए कानून और जेल मैनुअल को ताक पर रखते हुए उन्होंने तय तारीख से पहले यानी कि 23 मार्च 1931 की शाम को ही तीनों को फांसी देने का एक गुप्त फैसला कर लिया। कानून के हिसाब से किसी को भी सूरज ढलने के बाद फांसी नहीं दी जा सकती थी, लेकिन खौफ के आगे अंग्रेजों को भी कानून याद नहीं रहता। अब जरा उस
आखिरी शाम के दृश्य को अपने दिमाग में लाओ। 23 मार्च की वो सर्द शाम, जेल के बड़े अधिकारी भगत सिंह की कोठरी तक पहुंचे। आपको क्या लगता है कि अपनी मौत से पहले वो नौजवान क्या कर रहा होगा? वो रो रहा होगा, भगवान से प्रार्थना कर रहा होगा? नहीं, भगत सिंह उस समय रशियन क्रांतिकारी लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। और जब जेल के अधिकारी ने भारी आवाज में कहा कि सरदार जी, समय आ गया है, फांसी का हुक्म आज का ही है, उस 23 साल के लड़के के चेहरे पर खौफ की एक लकीर तक नहीं आई। उसने बड़ी सहजता से किताब से अपनी नजरें हटाई, मुस्कुराते हुए अधिकारी की आंखों में देखा और कहा कि जरा रुकिए, क्या आप नहीं देख रहे कि एक क्रांतिकारी अभी दूसरे क्रांतिकारी से मुलाकात कर रहा है? अधिकारी सन रह गए। कुछ पन्ने और पढ़ने के बाद भगत सिंह ने किताब को बंद किया और तनकर खड़े हो गए। तीनों क्रांतिकारी बाहर आए, एक दूसरे के गले लगे और तीनों वीरों ने हंसते हंसते अपने ही हाथों से फांसी के फंदे को चूमा और अपने गले में डाल दिया। लीवर खींचा गया और भारत माता के सबसे अनमोल रतन अब हमेशा के लिए शांत हो गए। अंग्रेज ने डरे हुए थे कि उन्होंने जेल का मुख्य दरवाजा तक नहीं खोला। रात को अंधेरे में जेल के पीछे की एक दीवार तोड़ी गई। वहां से चुपचाप ट्रक में उनके शरीरों को लादकर फिरोजपुर के पास सतलुज नदी के किनारे ले जाया गया। वहां मिट्टी का तेल डालकर बिना किसी रीति रिवाज के गुपचुप उन्हें जलाकर अर्धजली लाशों को नदी में बहाने की कोशिश की गई। लेकिन अंग्रेज ये भूल गए थे कि उन्होंने सिर्फ शरीरों को खत्म किया था, उस विचार को नहीं जो आग भगत सिंह ने अपने 23 साल के छोटे से जीवन में जलाई थी। वह अब देश के रग रग में बस चुकी थी, जिसे अब दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बुझा सकती थी। एक 23 साल का नौजवान जिससे ना तो अपनी जवानी की फिक्र थी, ना अपने भविष्य की, उसे प्यार था तो अपने देश की मिट्टी से, जिसने अपनी बुद्धिमत्ता, अपने अदम्य साहस और अपने अटूट जज्बे से पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया कि व्यक्ति को कुचला जा सकता है लेकिन विचारों को नहीं मारा जा सकता। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।